अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां तक बात है तो जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया उस पर अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफाई करके उनको दी जाएंगी, लेकिन हुकूमत का प्लान कुछ और दिखाई देता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात की कि दरअसल पार्लियामान के ताबे होते हैं सब इदारे और जो नए इलेक्शन रूल्स हैं उनके मुताबिक जो फ़ैसला आया है उससे हम इत्तेफाक नहीं करते। बिलावल भुट्टो साहब ने आज तकरीर की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जो पिछली चंद दहाइयों में होता रहा, जो अदलिया की तरफ से सियासी तौर पे विक्टिमाइज़ किया गया पीपल्स पार्टी के सियासी लीडरान को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने PCO के हल्फ की भी बात की और साथ साथ ये भी कहा कि सूबों के दरमियान इंसाफ कायम करना है तो आइनी अदालतें हर सूरत बनानी हैं और वो हम बना कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तबाहाल इदारा है ये और इसको रिफ़ॉर्म करने के लिए ये सब हम करके रहेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बात की जाए तो जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने ये कहा कि ये न्यूट्रल एम्पायर नहीं है बल्कि ये हुकूमत की तरफ से बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हुकूमत दोबारा से प्रोसीड करती है, आइनी तरामीम करने के लिए जुडिशल पैकेज को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाती है, तो तब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा? क्या वकला तहरीक चलेगी और क्या हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब को दोबारा से आराम कर सकती है या नहीं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, और ज़ैगम खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैगम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल दिखाई दे रही है तफसीली फ़ैसला आने के बाद। जहाँ हुकूमत को इख्तलाफी नोट बहुत पसंद आ रहा है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब का स्टांस बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिवीज़न सिर्फ तनकीद की हद तक रहेगी या फिर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक भी बात जा सकती है? हुकूमत इस फैसले को नहीं मानेगी या रिव्यू पिटिशन से कुछ डिसाइड होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए मुज़म्मिल, मुस्तकबिल का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे वो दोस्त जो बाखबर हैं, जिन्हें अंदर की खबरों का पता होता है, जो ताकतवर लोगों के करीब हैं, वो तो हमें बहुत दिनों से बता रहे हैं कि अदालत जो भी फैसला करे उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो सेट कर दिए गए हैं और हदफ हर कीमत पर हासिल किए जाएंगे। आइन कुछ भी कहता हो, कानून कुछ भी कहता हो, ये हम उनसे सुन रहे हैं। इफ़ वी आर टू बिलीव देम, माजी में भी उनकी बातें सही साबित हुई हैं और जो हुकूमत का रवैया है वो भी ये जाहिर कर रहा है कि वो बिल्कुल किसी तौर पर भी अदालत का हुक्म नहीं मानेगी। अब तक वो अपने रास्ते में, इसके रास्ते में रोड़े अटकाती रही है। इलेक्शन कमीशन भी अमल दरामद करने में हिचकिचाहट करता रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी भी की गई। तो ऐसे आसार तो नहीं लगते कि इस पर अमल दरामद होगा। अब अमल दरामद नहीं होगा तो क्या होगा? एक आइनी बहरान है, इस तरह का आइनी बहरान है कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, वो आपको पसंद हो या नापसंद हो, उस पर सबको अमल दरामद करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकती है। यानी ये जो फैसला आया है, अगर रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद रोक देती है तो वो वाहिद तरीका है कि इस पर अमल दरामद ना हो। इसके अलावा कोई आइनी तरीका नहीं है। इसके अलावा जो भी तरीका होगा तो वो एक सबऑर्डिनेशन होगी और एक रुकावट डालने की कोशिश होगी। तो हम देख रहे हैं कि इंतजामिया और अदलिया, उसके दरमियान में इंतजामिया और अदलिया में एक तसादुम है और इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर जो हदफ है, जी इलेक्शन कमीशन को आप इंतजामिया की साइड पर ही रख लीजिए, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, अदलिया का पार्ट तो नहीं है। और हदफ ये है कि अदलिया को इंतजामिया के नीचे कर दिया जाए, उसको सबऑर्डिनेट किया जाए। बड़ा क्लियर, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है गरीदा साहिबा, ये जो ज़ैगम साहब भी कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेशन में लाना चाह रहे हैं अदलिया को, आप इससे एग्री करती हैं? बिलावल साहब ने आज जो तकरीर की है उससे मालूम तो यही होता है कि पीपल्स पार्टी भी खासी ऑफेंडेड है। उन्होंने ये कहा कि अदलिया तबाह हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनकर ही रहेगी क्योंकि ये मेल फंक्शन इदारा है, ये काम नहीं करता। इज़ दिस द वे फॉरवर्ड? और सरप्राइज़ किया पीपल्स पार्टी के स्टांस ने आपको? क्योंकि जो जिस लिहाज से हम कहते हैं कि जो डैमेज ज़्यादा हो रहा है इस फैसले से वो तो मुस्लिम लीग नवाज़ को होना था, लेकिन फ्रंट फुट पे पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। शुक्रिया सैयद मुज़म्मिल शाह साहब। और दूसरा ये है कि ज़ैगम खान साहब हों, आमिर ज़िया साहब हों या कोई भी हों, मैं सबके ओपिनियन का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी राय दूंगी, अपना ओपिनियन दूंगी, अपना मौक़िफ़ दूंगी। देखिए, बतौर डेमोक्रेट, बतौर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट,
I believe in the supremacy of the Constitution, in the supremacy of the will of the people of Pakistan that is manifested through the parliament. बाकी जितने भी इदारे हैं, एक डेमोक्रेट होने की हैसियत से, एक जमहूरियत पसंद शख्स होने की हैसियत से, मैं समझती हूँ कि बाकी सारे इदारे पार्लियामेंट की कोख में से जन्म लेते हैं। कोई पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम नहीं हो सकता। फैसलों के हवाले से भी इस वक्त जो अदलिया की सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त नहीं, पिछले चंद अरसे से, पिछले कम अज कम एक दहाई से अदलिया से जो फैसले आ रहे हैं, क्या उनकी अक्सरियत को मुजम्मिल साहब, आप पूरी ईमानदारी के साथ, आप बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, अपने दिल पे हाथ रख के, या कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि जो अक्सरियत के फैसले आ रहे हैं पिछली एक दहाई से और जिस तरह से बेंचेस की तश्कील होती रही, क्या वो इंसाफ के और आइन के तकाजों के मुताबिक होता रहा? बिल्कुल नहीं होता रहा। बंदियाल साहब की कोर्ट क्या कुछ करती रही, खोसा साहब की कोर्ट क्या कुछ करती रही, साकिब निसार की कोर्ट क्या कुछ करती रही, इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट क्या कुछ करती रही, किस किस किस्म के फैसले यहाँ पर नहीं आए। तो माजरत के साथ इस वक्त जो ये मखसूस नशिस्तों का 8 जजेस का, मुअज़्ज़ज़ 8 जजेस का एक अक्सरियती फैसला आया है, इसमें ना तो आइन को मलहूज़े खातिर रखा गया, ना ही इंसाफ को मलहूज़े खातिर रखा गया, और मैं कम अज कम अपनी जाती हैसियत तक इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला बाइंडिंग होता है। मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला बाइंडिंग होता है जो आइन और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हो। अगर ऐसा ना होता तो फिर आपके पास रिव्यू में जाने का ऑप्शन ही मौजूद ना हो। रिव्यू में जाने का ऑप्शन मौजूद इसलिए होता है कि आपको फैसले के अंदर नकाइस नजर आते हैं, फैसले में नकाइस हो सकते हैं और उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस फैसले में तो इस कदर नकाइस है कि आप आइन को रीराइट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे एहतराम के साथ आइन की तशरीह का पूरा हक मौजूद होगा। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, आई एम अ डेमोक्रेट। तो मुझे कम से कम एक बुनियादी ले मैन की हैसियत से ये बता दिया जाए, जो कि पैराग्राफ नंबर 117 एंड 118 में भी तहरीर करता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, कि जो बंदा आपके पास मौजूद ही नहीं है, ABCXYZ PTI आपके पास पिटीशन लेकर गए ही नहीं है, आपने उसके काउंसिल को सुना तक नहीं तमाम प्रोसीडिंग्स में, और फैसला आप पीटीआई के हक में दे रहे हैं। इसको एड्रेस किया ना, वो फैसले में ये लिखा कि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है, लार्जर गुड में इसकी जो इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है वो नहीं है जो किसी आम सिविल मुकदमे की होती है। तो उसको तो एड्रेस कर दिया तफसीली फैसले में खरीदा। यही तो मामला है मुजम्मिल साहब कि वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है। पैराग्राफ नंबर 117 में कहते हैं कि जी अवामी मफाद का मामला, तो अवामी मफाद के मामले के तहत 184(3) सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। लेकिन मैं कल पढ़ के बड़ा हैरान हुई कि वो पैराग्राफ नंबर 117 कहता है कि इस किस्म की कोई सूरत हाल आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट किसी कायदे की पाबंद नहीं है, किसी ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है, किसी टेक्निकलिटी की पाबंद नहीं है कि ठीक है हमारे सामने पिटीशन एक मौजूद थी, हमारे सामने नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि पीटीआई की एक पिटीशन थी लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया, बाद में आई वो हमारे पास बाकायदा आई नहीं थी, उसकी टेक्निकलिटी नहीं थी, तो हमने सारी टेक्निकलिटीज उठा के सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर रख दी। सारे कायदे कानून रूल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं सब हमने उठा के बाहर रख दिए और हमने फैसला सुना दिया पीटीआई के हक में। अगले ही पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कमल शौजब हमारे पास आई थी, तो क्या कमल शौजब 25 करोड़ आवाम का हिस्सा नहीं है? क्या उनका अवामी मफाद नहीं था? उनके पिटीशन को तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो रिजर्व सीटों की उम्मीदवार थी, तो वो बुनियादी मुद्दा नहीं बनता। और फिर उससे पहले वाले पैराग्राफ, तो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है। चले मैं इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा उस पर भी आपकी ओपिनियन चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आमिर साहब, जिस तरह से गरीदा भी कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पहले जुडिशल हिस्ट्री में मिसालें हम दे सकते हैं इस तरह की, जहां पर सियासी नौयत के फैसले हुए, जमातों को विक्टिमाइज किया गया, तो एक तो बिलावल साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, बेनज़ीर साहिबा की मिसाल भी दी, भुट्टो साहब की बात भी की, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक इदारा काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमें पैरेलल कोर्ट चाहिए। पहले तो इस पे कमेंट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो आज़म नज़ीर साहब भी कह रहे हैं कि जिस लेंस से सुप्रीम कोर्ट भी ऑपरेट करती है वो भी आइन और कानून का लेंस है, और आइन और कानून बनाना पार्लियामान का काम है, इसीलिए सबॉर्डिनेशन हमारी नहीं उनकी बनती है। इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं आप? बिल्कुल बात की गई, जैसे कि ज़ैदम साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को बहुत बड़े आईनी बुरान का सामना है, कानूनी बुरान का सामना है, और माशी बुरान और वो जो सियासी इस्तेकाम को बुरान उस पर चल ही रहा है करते। और ये बुरान जो आईनी बुरान करदा है,
इसको मतलब है कि इससे बचा जा सकता था। उसके लिए आईनी कोड बनाने की जरूरत ना थी। अगर आईन पे अमल हो रहा होता तो इतने ज्यादा जो है कि हर फैसला, हर सियासी काम जो जुडिशरी के पास चला जाता है, आप उससे बच सकते थे। अब बहुत अगर आसान सी बात थी कि अगर बर वक्त आप इलेक्शन करा देते तो कोई मसला नहीं होता, कोई अदालत से दरवाजा न आता, अदालत को ये ना कहना पड़ता कि आप इंतखाबात करवाएं। अगर इंतखाबात मुंसिफाना हो जाते तब भी गालिबन अदलिया के पास लोग ना जाते और चीजें बड़ी नॉर्मल तरीके से चलती रहती। तो ये जो है ना कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने महसूस सियासी मकासद के लिए आला अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यकीनन माजी में बहुत सारी मिसालें हैं कि आप तनकीद कर सकते हैं अदलिया के किरदार पे। मुझे लगी रहा है कि फिर कुछ अरसे के बाद अगर काजी फाइज साहब जो है इस पूरी कश्मकश में बतौर जीत के निकलते हैं तो हो सकता है कुछ साल के बाद क्योंकि जो आज हो रहा है उस पर इसी तरह से तनकीद हो रही हो जिस तरह से हम माजी के चीफ जस्टिस पे कर रहे हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट का किरदार जो है वो भी कोई बहुत सुनहरा नहीं है। पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी खुसूसन 2-2.5 बरस में की है उसने, तो वो तो बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसलिए शर्मनाक कह रहा हूँ कि पहला जो राउंड था कानून साजी का वन गवर्नमेंट का, वो महदूद शख्सी और खानदानी फायदे के लिए था। इसलिए था कि आपको नए कानून में रद्द बदल कर दें और उसकी हम तफसील की मतलब आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस की, उन्होंने फायदा उठाया। उसके बाद अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि किसी भी कहते हैं कि हर शर्त के ऊपर पॉपुलर बिल की जो वो है जो उन्होंने आर्टिकुलेट की है फरवरी के इलेक्शन पे, उसकी नफी की जाए। और उसकी नफी करने के लिए आप गोल पोस्ट बदल देते हैं, आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप आइन बदल देते हैं, आप कानून बदल देते हैं, आप गोल पोस्ट बदल देते हैं। इस जमाने में पनपने की बातें नहीं होती हैं। अब यकीनन हमारे यहाँ जब भी ताकत के मराकज होते हैं तो उनकी हिमायत में बहुत सारी आवाजें होती है, वो उठ रही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असल बात ये है कि आप वो कहते हैं कि आवाज़ कल्ब को नकारा है खुदा समझी, तो आप आवाज़ कल्ब क्यों डरते हैं? मतलब है अब तो मतलब है कि बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो जिसकी तनकीद इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंडक्ट से हुई है तो उसमें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजाइन कर देना चाहिए, उसके साथ जरूर उन्हें भी रिजाइन कर देना चाहिए। और ये मतलब मुतालबा मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान की चोटी के कानूनदार कर रहे हैं, उसके आपको नाम भी हमें मतलब बताने की जरूरत, सबको पता है कौन लोग हैं। तो उसके ताल्लुक हुई नहीं कि पीटीआई से हो। पीटीआई तो ठीक है कि एक बतौर हिज़्ब इत्तेहाद की जमात के सामने है, आगे है, लेकिन सिविल सोसाइटी भी आपकी यही कहेगी, पाकिस्तान के बहुत सारे कानूनदार भी यही बात कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत जो है या जो हमारे ताकत के मराकज़ हैं वो मजीद गड़े को मजीद गहरा कर रहे हैं, वो इससे निकलने की कोई सूरत नहीं कर रहे। ये नहीं सोच रहे कि जनाब इस क्राइसिस को रिजॉल्व कैसे करेंगे। चले हमने मान लिया, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जनाब ठीक है कि ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, किसको भी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी की सूरत में ये नशिस्तें मिलती हैं, नशिस्तें किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी और नून लीग का नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, तो उनको मिल गई है। और जो अदालत ने बहुत बड़ा काम किया, मैं अपनी बात कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसने जो कहा है कि हमें कंप्लीट जस्टिस किया, हम लोगों ने फैसला किया है, क्योंकि हमारी सियासत में जो टेढ़ापन आया था वो इसलिए आया था कि आपने बहुत मकबूल और एक बहुत बड़ी जमात को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया नॉर्मल हालात में। मजबूरी के हद से उन्होंने आजाद तरीके से लड़ा, फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद की तरीके से लड़ा और हर से उनको फैसला तो मजबूरी का। तो अगर उस रॉन्ग को राइट किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी, जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत और की बालादस्ती होगी। ठीक है, लेकिन ये सब आमिर साहब तभी होगा ना जब इस फैसले पे अमल करेगी हुकूमत। जी मगर बात ही अभी तो ताकत डंडा उनके हाथ में है ना भाई, वो कुछ भी कर सके। जब कहते हैं कि आपके हाथ में अथॉरिटी हो तो आपको हर मुश्किल कील समझ के उसका वो कहते हैं डिफिकेशन को उनको अंदाजा नहीं। आपकी जुमला मुजम्मिल पार्टी की जब आप कानूनी और आईनी रास्ते बंद करते हैं तो फिर माशरे में शिद्दत पसंदी पैदा होती है और हमने बारहा देखा है। फिर जो इत्तेदाल पसंद कुव्वतें होती है वो पीछे चली जाती है बालत मजबूरी और उनके सामने नापसंद कुव्वतें आती हैं। पाकिस्तान को किस तरह जाना चाहते हैं अपने खुदगर्ज मफादात के लिए। सही, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इज़ागिम साहब, ये एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हों या इलेक्शन कमीशन का इदारा हो बतौर इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में एक मुकम्मल चार्जशीट है इस फैसले के अंदर। ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी को ही फेल कर दिया उन्होंने। ये कहा गया कि हमें इस बात पे हैरत है कि हाउ कुड दे बिकम अ पार्टी इन दी ऑफेंस, कि वो खुद आकर अदालत के दरवाजे तक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम भी एक पार्टी बन चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? अब ये सुनने में आ रहा है कि एक और जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन सोच रहा है फ़ाइल करने की। वो और बात है कि इससे पहले 3 दरख्वास्तें जा चुकी हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इतनी लंबी चार्जशीट है, कुछ नहीं होगा इस पर?
देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ कहा गया है, क्या हम में से किसी को उस बारे में शक हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है कि कुछ दोस्त एक पार्टी के हवाले से कहेंगे सच है कि पिछले इलेक्शन में बिल्कुल इसी तरीके था, सच था, लेकिन अब सच नहीं है। कुछ दोस्त कहेंगे नहीं, अब तो वाकई इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, पहले नहीं की गई थी। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो ये तो कंसिस्टेंट आपको पैटर्न नजर आएगा कि पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट छीना जाता है, लोगों का हक हुक्मरानी छीना जाता है, और उसमें जो टूल है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल होता है और कंसिस्टेंटली इस्तेमाल होता है। इसमें तो मुझे तो किसी एक चीज पर भी जरा भी शक नहीं है। और देखिए मुजम्मिल साहब, मैंने इस फैसले को आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से पढ़ा है। मुझे तो एक चीज भी ऐसी नजर नहीं आई जिसमें पार्लियामान के हकूक को कम किया गया हो, गसब किया गया हो, सियासी जमातों के हकूक को कम किया गया हो, अवाम के हकूक को कम किया गया हो। देखिए, सारी आयरनी ये है कि ये फैसला सियासी जमातों के हकूक को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ एक पार्टी नहीं जो इस वक्त उठा रही है। आप आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 17(2) की जो इस अदालत पे तशरीह की है जी, आप उसको पढ़कर देखिए। उसके बाद सियासी जमातें किस कदर महफूज हो जाती हैं जो मुख्तलिफ चीजें उनके साथ होती रही हैं। कितना बाम प्रूफ किया इस फैसले ने इन सियासी जमातों को, जो सिर्फ बंदर बांट के लिए जो दूसरी जमातों की प्रोपोर्शनल सीटें बन रही हैं, उनकी बंदर बांट के लिए अपने हकूक छोड़ने को तैयार हैं, अपनी प्रोटेक्शन छोड़ने को लिए तैयार हैं। देखिए ना, अब हुआ क्या, बड़ी सादा सी बात है कि इंटरनल इलेक्शंस के बहाने से, या रियल रीजन कह ले, ठीक है ना जी, जिस तरह इंटरनल इलेक्शन सबके होते हैं वो हमें पता है ना कितने जमहूरी होते हैं जी। तो एक पार्टी के इंटरनल इलेक्शन को लेकर उसका जो इंतखाबी निशान था वो ले लिया गया, और फिर उस इंतखाबी निशान के आड़ में उस सियासी जमात के तमाम आईनी हकूक छीन लिए गए, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीन लिया गया, उसके नुमाइंदों का हक छीन लिया गया, उसके बाद उस पार्टी की शनाख्त छीन ली गई। ज़ैगम साहब, लेकिन इस फैसले में अदलिया ने अपना हिस्सा नहीं डाला। Was it just the इलेक्शन कमीशन जिसने ये फैसला किया? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदलिया ने भी इसमें हिस्सा डाला है। अदलिया ने भी, अदलिया के बारे में जो बातें की गई वो वजन रखती हैं। अब मसला क्या है, अब थोड़ा सा देखिए, वो जो सुल्तान राही की फिल्में आप देखें ना, तो उसमें सुल्तान राही के सब सवाल दुरुस्त होते हैं, अच्छा, उसके जवाब गलत होते हैं। सही। अदलिया के बारे में सवाल दुरुस्त हैं, जवाब गलत हैं। अदलिया अगर गलत काम करती रही है तो क्या आप उसकी इमारत को मिसमार कर दें, उसको इंतजामिया के नीचे लगा दें? अब मुझे पार्लियामेंट की दो बातें बता दीजिए। क्या यहां 4 साल तक 18वें स्केल का एक अफसर पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं करता रहा? तो क्या अदलिया कह दे कि ढा दो पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के हमारे मातहत कर दो? क्या यह संजरानी फार्मूला नहीं चला कि जनरल फैज का नुमाइंदा, मैं नहीं कह रहा, जरदारी साहब कह रहे हैं, फैज के आदमी को जरदारी साहब ने और उनके साथियों ने सेनेट का चेयरमैन बनाया? क्या मतलब है? पाकिस्तान का अपर हाउस जनरल फैज और उनके अदारे के हवाले कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब है हम पार्लियामेंट को खत्म कर दें? फिर बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस फैसले में कौन सी बात है, मुझे बताइए, जो पार्लियामान के हकूक को किसी तरीके से कम करती है, स्ट्रेंथन करती है पार्लियामेंट को, अवाम के हकूक को, अवाम के हक की हकमियत को सिर्फ एक वक्ती मफाद की खातिर ये लोग वो करने लगे हैं जो कल इनको फिर खुद फेस करना पड़ेगा। मैं सिर्फ छोटी सी आखिर में एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, जब मियां नवाज शरीफ को अदालत में बाहर निकाला था तो उस वक्त जरदारी साहब और इमरान खान मिलकर अदालत में गए थे कि क्योंकि ये वजीर आजम नहीं रह सकते इसलिए पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। यानी MNAs की जो शराइत होती हैं 62-63 वो पार्टी के सरबराह पर भी आयद होनी चाहिए। कैसी एक कन्वोल्यूटेड लॉजिक है। और उन्होंने अपने हक में फैसला ले लिया साकिब निसार से और उनकी सदारत खत्म हो गई। आज उसके नतीजे में इमरान खान भी अपनी पार्टी के सदर नहीं रह सकते। ये जो कुछ कर रहे हैं इनके सामने आएगा और अवाम को भी। बिल्कुल, ये ट्रैप जो है ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं होता, ये सिर्फ एक सियासी पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए होता है। गरीदा साहिबा, ये तो ओपिनियन जो है खासी क्लियर है कि एक पोलराइजेशन है, एक कन्फ्रंटेशन है अदलिया के दरमियान, पार्लियामान के दरमियान, लेकिन आपको लगता है कि अपना भी हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा, चूंकि
अदलिया का जो इदारा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चपकलिश देखने को मिल रही है। जो इख्तलाफी नोट सामने आया था कल के फैसले में, जो उस पर कॉमेंट किया गया कि हद से तजावुज़ दिखाई देता है, इसमें जजेस वाला कंडक्ट नज़र नहीं आता। आज़म नज़ीर साहब ने भी इस पर कॉमेंट किया कि जिस तरह से इख्तलाफी नोट पर कॉमेंट हुआ है, इससे नज़र यही आता है कि वो जो इक्वालिटी की बात होती है कि कोई हायरार्की नहीं है, वैसा दिखाई नहीं दे रहा। फिर मंसूर अली शाह साहब का ख़त देख लीजिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक, उन्होंने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। तो चैलेंज अदलिया के इंस्टीट्यूशन के अंदर भी है, पोलराइजेशन वहाँ भी है। मुज़म्मिल साहब, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। मैं आपकी मासूमियत पे मुस्कुराऊं या आपकी मासूमियत पे हैरान हो जाऊं, ये सिर्फ सारे का सारा किया धरा एक मखसूस सियासी जमात का है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज भी उसके जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ, जिस किस्म की इल्जाम तराशी उन्होंने की है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अनफॉर्चुनेटली जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जनरल फैज के कहने पे उनके अपने भी इंटरेस्ट थे, इमरान खान का अपना भी इंटरेस्ट था। सो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको जनाब बंदियाल साहब खटकते नहीं थे, इनको जनाब खोसा साहब खटकते नहीं थे, इनको साकिब निसार साहब खटकते नहीं थे। उस वक्त इनके नजदीक ये तमाम चीफ जस्टिस साहिबान और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इंसाफ का और आइन का अलम बुलंद करके रखा हुआ था। हालांकि किस किस तरह से धज्जियां नहीं बखेरी गई 2018 से लेकर 2021 तक, इस मुल्क में किस तरह से आइन और इंसाफ का जो है पामाली नहीं हुई, और हम सहाफियों की किस किस तरह से जबानबंदी, जब हम बात करते थे तो किस किस तरह से हमें हरासा नहीं किया जाता था। बतौर एक खातून सहाफी मुझे किस किस किस्म की गालियां कम डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स नहीं दिए जाते थे। तो ये एक सारा हमारी मिनहसुल कौम, हमारी जो यादाश्त है ना बड़ी छोटी है, बड़ी कमजोर है, बड़ी मामूली सी है। हम सिर्फ चंद दिन पहले, सिर्फ चंद महीने पहले तक के होने वाले वाकयात भूल जाते हैं। तो 2018 से 2021 तक इस मुल्क में क्या कुछ तमाशा लगाया गया, आज जो हम काम अदलिया के अंदर भी देख रहे हैं, जो हम पार्लियामान के अंदर देख रहे हैं, जो हम दीगर इदारों के अंदर देख रहे हैं, जो हम मुआशरे के अंदर तकसीम देख रहे हैं, ये उसी डिवीजन का नतीजा है, जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज साम्राज्य की एक ज़हनियत थी ना कि जी फलां को मुतनाज़ा बना दो, डिवाइड कर दो, धड़ों को आपस में लड़ा दो, मुआशरे को तबकाती तकसीम में डिवाइड कर दो, मुआशरे को नजरियाती तकसीम में डिवाइड कर दो और फिर रूल करो। यही इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक आइडियोलॉजी है, उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। साहिबा, लेकिन देखें ना, नैरेटिव, जहां तक नैरेटिव का ताल्लुक है, वो तो जो नैरेटिव बनाते हैं वही प्रिवेल कर जाता है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़े पंजाब के डाकू परवेज इलाही साहब हैं, फिर पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कहा कि कौम के बाप हैं, बाद में उन्होंने कहा कि हमें निकाला ही इन्होंने, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर भी अगर वो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ये कह रहे हैं कि वो ओपनिंग बैट्समैन है हुकूमत के, ये भी क्या उनकी पार्टी के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर हम कंडेम करते रहें इसको, इसका सोल्यूशन क्या है अगर इतनी पोलराइजेशन वो फैला रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? इस पोलराइजेशन का ऑनेस्टली मेरे नजदीक कोई शॉर्ट टर्म, कोई मिड टर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये क्यों नैरेटिव प्रिवेल करता है? दो तीन वजूहात की वजह से। एक वजह तो ये कि इमरान खान का जो फॉलोवर है वो कल्ट फॉलोवर है, वो एक ब्लाइंड फॉलोवर है, वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है, ना वो सोचता है, ना वो समझता है, ना वो इन मामलात पे गौर करता है। सबको तो ऐसा नहीं कह सकते वैसे। उसके लिए उस्मान बुज़दार की बैड परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, उसके लिए गंडापुर की इंतहाई वर्स्ट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। उसको जिस चाल पे लगा दिया जाए वो भेड़ चाल की तरह बगैर सोचे समझे उसी चाल पे निकल पड़ता है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। हमारे नौजवानों की ज़हनियत इसी वजह से खराब हो रही है और इसी वजह से स्टंटेड हो गए हैं। वो स्टंटेड इन द सेंस कि वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। और वो जब तक आप अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी एनालिटिकल अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ठीक है मेरा लीडर है, मुझे वो जिस भी एतबार से पसंद है, चाहे पर्सनालिटी के एतबार से पसंद है, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के एतबार से पसंद है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गलत है तो कम से कम मैं गलत को गलत कहने की सलाहियत तो रखूं। और कहने की सलाहियत तब आती है जब आप सोचने की सलाहियत, जब आप समझने की सलाहियत रखते हो। अब बहुत से माशाल्लाह ऐसे तुर्रम खान हैं जो कि जिनका एसोसिएशन पीटीआई के साथ है, मैं उनकी बातें सुन के हैरान होती हूँ। वो कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर परफॉर्म नहीं कर रहा खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा असर जो इस वक्त मामला है वो ये है कि इमरान खान जेल में है, हमें जेल से बाहर निकालना है उसको। मैं इस सोच पे हैरान हो जाती हूँ कि आप 10 करोड़ का कम से कम का सूबा है या 10 करोड़ के अंदर अंदर का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर 12 साढ़े 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है।
हम समेत कोई भी ना तो मीडिया पे वहां की परफॉर्मेंस पे बात करता है, ना ही सवाल करता है। गंडापुर साहब उठते हैं, वो खवातीन के बारे में, मेरे बारे में, दीगर खवातीन के बारे में, या रियासत को या बाकी लोगों को, सियासी मुखालिफिन को जो ऑल फॉल मुंह में आए बकते चले जाते हैं, और हम उनको जो है तालियां बजा के या हम उनको प्राइम टाइम की स्क्रीन पे या हम उनको सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उनसे सवाल नहीं करते कि आपके अंदर। तो ये बहरहाल बात लंबी हो रही है। कहने का मकसद ये था कि इस वक्त अदलिया के अंदर भी जो आपको तकसीम नजर आ रही है ना, ये उसी नजरियाती तकसीम का नतीजा है जो इस जो जिसका सोर्स आप कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ। आमिर साहब, ये मुझे बताइए, जिस तरह से गरीदा ने भी कहा कि ये पोलराइजेशन जुडिशरी में भी वाज़ेह है और वो भी पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर है, वो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के ऊपर है, तो यही सूरत हाल अगर रहती है तो फिर ये कन्फ्रंटेशन सिर्फ इदारों के दरमियान तो नहीं है, ये विद इन इंस्टीट्यूशन भी पैदा हो जाएगी। नुकसान तो उससे कौम का ही होगा, मुल्क का ही होगा, कंसेंसस डेवलप नहीं होगा। हम तो सुन रहे थे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेंगे और इसके अलावा दोबारा से जो सारे सियासी केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर और राइज कर रहा है। सोल्यूशन फिर क्या है इसका? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मुजम्मिल साहब कि हमारे पूरे समाज में, इदारों में क्या पूरे समाज में तो बहुत ज्यादा तकसीम है, और तकसीम जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब ये तय कर लिया जाए कि जी देखिए, एक सबसे आसान सोल्यूशन तो यही होता है ना कि आप आईन और कानून के ऊपर चलें, पॉलिटिकल जो पॉपुलर बिल है उसको एक्साइज होने दें, और जो नतीजा है उसको तस्लीम करते चले जाए, और आगे चल के चीजें हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम बहुत अक्लमंद हो गए वैसे कौम, तो हम आसान और सादा रास्ते देते नहीं, हम मुश्किल रास्ता चुनते हैं। मेरे कौम को इसमें तनकीद नहीं करना चाहिए। हमारी मसला हुक्मरान शराफिया का है। हुक्मरान शराफिया बार बार वही गलती करती है जो उसने पहले भी की, यानी कि गलती भी कोई नई इजाद की नहीं करती। खुद ही मतलब है कि हुक्मरान शराफिया जो उसने भी दुश्मन तकलीफ करते हैं, फिर उसको तबाह करते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो उसको दोबारा से गले लगा दें। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत मरतबा हुई है। और ये जो बात हो रही है ना कि ठीक है, इमरान खान से मैं इतफाक करता हूँ कि कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ तो कल्ट फॉलोइंग हर सियासी जमात की है। आप मुझे बताइए ना कि क्या पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं क्या अपने रहनुमाओं से सवाल करते हैं? वो कहते हैं कि सिंध में माशाल्लाह 16-17 बरस से हुक्मरान है, देश की क्या हालत है, शहरी सिंध की क्या हालत है। अच्छा, उसी तरह क्या नून लीग के जो वो है हिमायती हैं, क्या वो पूछते हैं कि जनाब आपके ये जो बड़े बड़े महल हैं और आपके कारोबार बैरून मुल्क चले गए और आप लोगों के ऊपर जो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे वो यकलक खत्म कैसे हो गए? उनसे भी कोई सवाल नहीं करता। तो बात थी कि यहाँ पर हम सब लोग, हमारी जो जमहूरियत है, क्योंकि इंडिया का मुल्क और जागीरदाराना समाज है, कबायली समाज भी नहीं, कबायली नहीं जागीरदाराना, तो हमारे सियासी जमातें भी कबीले बने हुए हैं। तो ज़ाहिर इसका एक ही रास्ता या तो ये कि आप इलेक्शन को वक्त पे होने दें, अर्बनाइजेशन करें। लेकिन हमारे अर्बन एरिया में भी आप देखो इस तरह की बात पॉलिटिक्स हो रही होती है कि जो कि फुडल तो आमिर साहब ये आमिर साहब अब ये कहा जाना, फवाद चौधरी ने भी ये बात की, मुख्तलिफ वकला हजरात ने भी ये बात की कि अगर ये तरामीम आप दोबारा टेबल करते हैं, इनको पास करने की कोशिश करते हैं तो वकला तहरीक चला देंगे। बिलावल साहब कहते हैं हर सूरत होगी, PMLN कहती है कि मौलाना साहब से बात चल रही है, हर सूरत ये काम किया जाएगा। तो फिर अगर गवर्नमेंट ये लेजिस्लेट नहीं कर पाती, वो बहुत बड़ा फेलियर समझते हैं इसको। अगर लेजिस्लेट हो जाता है तो तहरीक चलने का खतरा है। मिडिल ग्राउंड नहीं हो सकता इसमें कोई? मिडिल ग्राउंड देखिए माजी में किसका हुआ। मैं पीपल्स पार्टी वालों से मैंने दोस्तों से कई मरतबा सवाल किया कि जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे तो आपने इत्तेफाक राय पैदा किया और आपने रात की तारीखी में नहीं किया, आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, बिठाया, उनसे गुफ्तगू की, साल भर की, उसके बाद उन्होंने जाके और चीजें बड़ी हो गई। आज बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं उसके 18th अमेंडमेंट के बाद जाते हैं, लेकिन उसको भी समाचार नहीं बना। बेहतर का ही पीपल्स पार्टी ने बनाया, उसने तमाम लोगों को साथ बिठाया। अब यहाँ पर अगर आप रात की तारीखी में आप एक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मुझे याद है अब इस्लामाबाद हो रहा था तो इन्होंने अपने MNAs को, सेनेटर्स को शहर छोड़ने की इजाजत नहीं दी हुई और उनसे कहा हुआ था कि आप पूछे। लेकिन मैंने कई सेनेटर से पूछा और MNA से पूछा, पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी, उन्हें नहीं पता था कि क्या रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको नहीं पता था वोट डालने। जब इतनी सीक्रेसी हो, और ये बड़ा अच्छा चीज हुआ है कि दोस्तों ने कहा कि जनाब वो कह रहे हैं कि बच्चे के कान में हम अजान दे दे, लेकिन बच्चा तो है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हम इसको तस्लीम कर लें, आप बताएं तो किस चीज पे वोट दिलवा रहे हैं, किस चीज को आप बहस तो करें। तो हुकूमत का जो तरीका था वो बहुत खतरनाक था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ज़ैगम साहब, ये जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं
कि वैसे हमने तो सुना था कि दानिश्वर बहुत हैं पीडीएम की लीडरशिप में, जरदारी साहब मफामत के बादशाह हैं, वो लोगों को राज़ी भी कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी इस लेजिस्लेशन की रात को इस्लामाबाद में मौजूद थे, मायूस होकर वापस आ गए। आज ये खबरें चल रही हैं कि वो दोबारा लंदन जा रहे हैं। आपको लगता है देयर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ पेसिमिज्म, एक मायूसी की सूरत हाल है इस लीडरशिप के रैंक्स के अंदर भी, कि उन्हें खुद नहीं मालूम। अता तारड़ साहब रात को 11 बजे कह रहे हैं मुसव्वदा मैंने भी नहीं देखा। तो अगर इतना ही कंट्रोल से बाहर हो चुका है सब कुछ, तो फिर यही समझें कि कोई मफाहमत, कोई बातचीत, कोई डायलॉग अब मुमकिन ही नहीं है। देखिए, मायूसी की तो बड़ी वाज़ेह बात है। ये हमारी जमातें हैं जो 19वीं सदी की जमातें हैं, अवाम से कट चुकी हैं। जिस तरह के इलेक्शन से जीत कर ये हुकूमत में आई हैं वो हम सबको मालूम है। तो बजाय इसके कि ये अपने आप को दुरुस्त करें, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अवाम के साथ दोबारा से अपनी केमिस्ट्री बनाएं, ये वो कर रहे हैं जो संजरानी फार्मूला में जरदारी साहब ने किया था। ये वो आईनी तरमीम लाने लगे हैं जो इन्होंने खुद भी नहीं पढ़ी। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का कोई एक लीगल एक्सपर्ट जिसका आप एहतराम करते हो, जो बराह रास्त हुकूमत से वाबस्ता ना हो और इन तरामीम की हिमायत करता हो। डज इट मेक एनी सेंस कि पाकिस्तान कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट को एक लिहाज से खत्म करने लगे हैं। हालांकि जहां सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन होती है वहां 3 तरह की अदालतें शुरू से होती हैं। आप सिर्फ ऊपर एक नई तरह की अदालत नहीं लाते और छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बड़े क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं। तो दुख की बात है, इमरान खान की सियासत से मैंने कभी इत्तेफाक नहीं किया। मेरे और आपके व्यूज बहुत मिलते हैं, शायद गरीदा बहन के साथ भी मेरे व्यूज मिलते होंगे, लेकिन सवाल यह है मतलब आमिर साहब से व्यूज नहीं मिलते। क्या एक पॉपुलिस्ट से आमिर साहब से मेरा ज्यादा झगड़ा रहता है। इनफैक्ट यहां हमारा जो मामला है नोक झोंक चलती रहती है, 10 साल से चल रही है। लेकिन क्या पॉपुलिस्ट से डील करने का यह तरीका है कि आप जमहूरियत को खत्म कर दें? मैं एक छोटा सा एनेक्डोट आपको सुनाता हूं। वो मेरे नाना पहली जंग अजीम में जा रहे थे कुछ फौजियों को लेकर जंग लड़ने के लिए, और वो बताते थे कि एक सिपाही ने इस डर से कि वो जंग में मारा जाएगा, उसने जाके ट्रेन की पटड़ी पे सर रख दिया। तो उसको उठाया तो क्यों? उसने कहा मैं वहां जाके मारा जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई वहां जाके तो मारे जाओगे, यहां तो यकीनी मौत है, पटड़ी पे सर रखा हुआ है। सही। तो ऐसा खौफ है कि पॉपुलिस्ट आके जमहूरियत को खत्म कर देगा, इसलिए हम खुद ही जमहूरियत को खत्म कर देते हैं। इतना नुकसान तो पीटीआई ने नहीं किया था, नहीं कर सकी थी, जो इस अरसे में पीडीएम ने कर दिया है और जो करने जा रही है। बिल्कुल जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल आमिर साहब ने ठीक कहा। 2018 के जो इलेक्शन थे उस पर हम 3.5 साल, 4 साल, 5 साल तनकीद करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन उसके बाद 2024 के जो इलेक्शन हुए, उन्होंने तो पिछले भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए, कोई तकल्लुफ ही नहीं किया गया। बाल पॉइंट के जरिए से इलेक्शन करा गया। पहले तो बड़ा तकल्लुफ किया जाता था ना, कोई बैलेट स्टफिंग का, कुछ और का। तो इन्होंने जो कारनामे कर दिए हैं ये दूर हो रहे हैं और असल फॉल्ट लाइन। तो जैगम साहब इतनी कौन सी गोल्ड माइन है विफाक? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हमें बताते हैं ये लोग खुद कि विफाक तो वैसे ही बैंकरप्ट हो गया है, सूबे अमीर हो गए हैं, तो सूबे में वापस आ जाएं, फिर छोड़ दें सेंटर आप, अगर नहीं चल रहा आपसे। तो इस बैंकरप्ट विफाक में अफराद के और खानदानों के लिए तो आज भी बहुत कुछ है ना। अच्छा, एमएनए को कितने फंड मिले हैं? 55 करोड़ रुपए फी एमएनए। जरा अपने पसंदीदा डिप्टी कमिश्नर को कॉल करके पूछें कि इसमें कमीशन कितना होता है, आपको अभी पता चल जाएगा कि कितने करोड़ बनते हैं और फिर 5 साल में कितने बनेंगे। ठीक। मसला यह है कि कौमी मफादात को पाकिस्तान के अलीट का कोई भी हिस्सा, वो रियासती अलीट हो, वो सियासी अलीट हो या बिजनेस अलीट हो, वो देख ही नहीं रहा। इस वक्त तो अपने घर को, अपने जाती मफादात को देख रहे हैं, पार्टी मफादात को भी नहीं देख रहे। पार्टियां बर्बाद हो रही हैं, सिर्फ खानदानी मफाद हैं। खानदानी मफाद से और जाती मफाद से आगे निकलकर सोचने को तैयार नहीं है। ये खाली पार्टी का मफाद ही सोच लें। तो जैगम साहब, पार्टियां तो बहुत कीमती होती हैं। अब आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि अब ये वकला तहरीक की जो बात हो रही है, इस देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये हो भी सकता है? क्योंकि हम सुनते हैं कि बार काउंसिल्स भी डिवाइडेड हैं, वहाँ से भी ऐसा रिएक्शन नहीं आ सकता। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हुकूमत तो हेल बेंट है कि ये करके रहना है हमने, तो फिर आगे इसको कंट्रोल कैसे करेंगे अगर ये हो जाता है? अब टास्क दिया गया है तो वो करना है ना। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त मैं अर्ज कर रहा था, जो असल फॉल्ट लाइन है वो अदलिया और इंतजामिया के दरमियान में नहीं है,
सही। जो असल फॉल्ट लाइन इस वक्त आ गई है वो पाकिस्तान की एलीट और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में आ गई है। एक टाइम था जब पाकिस्तान की जो अच्छी मिडिल क्लास है वो एलीट का साथ दिया करती थी, खासतौर पर राष्ट्रीय एलीट का साथ दिया करती थी। वो भी अलग हो चुके हैं। एक तरफ ये तमाम एलीट है जो आपस में लड़ रही है और एक तरफ अवाम है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान कैसा है, पीटीआई कैसी है, उसके फॉलोअर कैसे हैं। वो आप बात करें पुल फैक्टर की, इमरान किस चीज को अट्रैक्ट करता है। इससे बड़ा मसला है पुश फैक्टर, कि लोग इनमें किस चीज से नफरत कर रहे हैं, किस बात को नापसंद कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, एक चीज बताइए जो उन्होंने हुकूमत में आने के बाद बदली हो। जरा आप पंजाब का और विफाक की काबीना उठा लीजिए, उसमें जरा देखें, सिर्फ 2-3 चीजें देख ली, बाकी छोड़े। मियां साहब के रिश्तेदार कितने हैं, मियां साहब की बिरादरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद लाहौर कितना है और 5 जिले कितने हैं, वर्सेस पूरा पाकिस्तान कितना है, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स कितने हैं। सही। क्या इस तरीके से आप लोगों का अपने साथ, मतलब आपकी सोच इतनी सी सोच है। सही, मतलब आपको लगता है कि ये नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है और जो असल जंग है वो अशराफिया की और अवाम की है, वो किसी स्पेसिफिक पार्टी की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, जैगम साहब और गरीदा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। कन्फ्रंटेशन नाजरीन फिर भी बरकरार है और इदारों के दरमियान में भी एक चपकलिश देखने को मिलती है और इसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो हुकूमत के लिए एक वकला तहरीक की फॉर्म में हो सकता है, अगर वो ये सब लेजिस्लेट करवाते हैं, जिस बारे में वो कह भी रहे हैं कि ये हर सूरत होकर रहेगा। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।